हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी का पूरा प्रश्न उत्तर जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, आपको सहूलियत के लिए मैं इस पीडीएफ का एक लिंक आपको दे दूंगा जो डिस्क्रिप्शन में होगा। वहां से आप जा कर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो पासवर्ड मिलेगा जिसके द्वारा आप इस पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और साथ ही साथ मैं यहाँ आपको इन प्रश्नों को सही और आसान भाषा में समझाने की कोशिश भी करूँगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप न करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इसमें से प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। यानी हम अगर सत्ता जो है या सरकार जो है उसमें अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, यानी अपनी आवश्यकताओं को सरकार से सामने रखते हैं और उसे मानने के लिए विवश करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती है, किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो यही है कि आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं जो निम्नलिखित है। यानी कई तरह से हम सत्ता में साझेदार बन सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच साझेदारी। यानी सत्ता के बीच जो हमारे अंग हैं, सरकारी जो सिस्टम में जो है सरकार है, उसके विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग है। इनके बीच जो है हम सत्ता की साझेदारी देख सकते हैं। ऐसे बंटवारे जो होते हैं इनको हम क्षैतिज रूप से हम कह सकते हैं। ऐसे बंटवारे में कोई भी अंग सत्ता के असीमित प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। इसमें नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। यानी कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अनुसार कार्य करती है, और विधायिका अगर कोई गलत काम करती है तो न्यायपालिका जो है उसके खिलाफ निर्णय लेती है या उसके ऊपर जो है अंकुश लगाने की कोशिश करती है। तो इस तरह से तीनों अंग जो हैं एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, मिला जुला करके काम करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में इसे संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये पहला हमारा टॉपिक रहा। दूसरा है कि हम किस तरीके से साझेदार बन सकते हैं। दूसरा है कि सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कर दिया गया, जैसे इसमें केंद्र और राज्य स्तर पर सत्ता का बंटवारा जो है किया गया है। तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। तीसरा है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई, आर्थिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। ऐसे करने के पीछे सबसे बड़ा कारण विभिन्न भाषा धर्म के लोगों को सत्ता में उचित स्थान देना है। यानी विभिन्न समाज के लोग जो है या भाषा के लोग जो है या आर्थिक समूह है, उनके बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है ताकि उन लोगों को भी राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का मौका मिल सके। नेक्स्ट तीसरा है दबाव समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। इनमें विभिन्न दबाव समूह जैसे व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर, कई हित समूह दबाव समूह और आंदोलन में हिस्सेदारी करते हैं। यानी आंदोलन के द्वारा या संगठन बना करके लोग जो है सरकार से अपनी मांगें रखते हैं, और मांग करके वो अपनी हिस्सेदारी जो है सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं, और इससे वे लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करते हैं। तो ये भी एक तरीका है लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी करने का। तो ये सभी तरीके हैं जिसके वजह से आप लोकतंत्र में सत्ता के साझेदार बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताएं। यानी यहाँ आपको सत्ता में साझेदारी करानी है और उसके साथ साथ एक युक्तिपरक और एक नैतिक परक कारण हमको बतलाना है कि आखिर कौन से युक्ति और नैतिक परक कारक जो हैं जो सत्ता में साझेदारी को दर्शा सकते हैं। तो यहाँ दिया है कि भारत में सत्ता के बंटवारे को दर्शाने के लिए एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण निम्नलिखित है। तो सबसे पहले आते हैं युक्तिपरक कारण को देखते हैं। जैसे भारत जो है विविधताओं का देश है, ऐसे में कानून व्यवस्था से शांति व्यवस्था स्थापित करना संभव नहीं है। केवल कानून से ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसे में सत्ता के विभिन्न स्तरों को महत्व दिया गया है और उनके कार्य एवं अधिकार संविधान द्वारा साफ कर दिए गए। यानी विभिन्न स्तर है, जैसे केंद्र स्तर है, राज्य स्तर है, और ये इन लोगों के अधिकारों को संविधान में साफ साफ लिख दिया है, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये एक युक्तिपरक उपाय किया गया है, क्योंकि भारत जो है बहुत बड़ा देश है, यहाँ विविधता निश्चित तौर पर हमें देखने को मिलेगी। दूसरा है नैतिक कारण। हम यह जानते हैं कि अगर एक ही प्रकार की सरकार होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सरकार में नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक ही सरकार होने से वह निरंकुश हो जाएगी। इसलिए भारत के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का वर्गीकरण किया गया है एक नैतिक तौर से। अगर मान लीजिए कि अगर सरकार सही है, एक ही सरकार है और वो सही तरीके से काम कर रही है, तब तो सही है। लेकिन
अगर एक ही रहेगी तो निश्चित तौर पर वो जो है निरंकुश हो जाएगी, यानी वो बाकी लोगों की भावनाओं को या उनकी इच्छाओं को कोई कदर नहीं करेगी। इसलिए सरकार के विभिन्न स्तरों का बंटवारा किया गया है, तरह तरह की सरकारें होती है। तीसरा कह रहा है कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले, इनमें से आप किनसे सहमत है, अपना जवाब करीब 100 शब्दों में दें। यानी 3 छात्र थे जिन्होंने बताया, जिसमें सबसे पहला छात्र है जिसका नाम है थम्मन। जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन ही सिर्फ वही सत्ता में साझेदारी जरूरत है। यानी जिस देश में केवल भाषा, क्षेत्र या जाति के आधार पर विभाजन है, वहाँ केवल सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक दूसरे छात्र थे जिसका नाम था मथाई। सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए युक्त है जहाँ क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं, यानी जहाँ क्षेत्र के आधार पर, जैसे कि ये जो है ये अलग क्षेत्र है, ये दूसरा अलग क्षेत्र है, तो वहाँ यानी जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ उनको वहाँ जो है सत्ता में साझेदारी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मथाई का कहना है। औसेफ का क्या कहना है कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है, चले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें सामाजिक विभाजन न हो। यानी औसेफ का कहना जो है वो सही है, क्योंकि कोई भी देश हो, कितना भी बड़ा देश हो या छोटा देश हो, वहाँ सत्ता का साझेदारी करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ दे रहा है उत्तर कि मैं औसेफ के कथन से सहमत हूँ, क्योंकि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे समाज में विभाजन हो न हो, क्योंकि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था वह है जिसके अंतर्गत लोगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो। निश्चित तौर पर जब सत्ता का बंटवारा ही नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र है क्या? तब तो राजतंत्र हो गया कि एक ही वर्ग के लोग जो है अपना अधिकार की मांग करेंगे या उन्हीं के अनुसार जो है सरकार आचरण करेगी। तो ये बहुत हम कह सकते हैं कि औसफ का कथन सही है, बाकी जो थॉमस और एक मथाई थे उनके कथन जो है सही नहीं है। तो मैं यहाँ औसफ के कथन से सहमत हूँ। दूसरा उसके बाद प्रश्न है कि बेल्जियम में ब्रुसेल के निकट एक शहर मर्चमेंट में मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक को सही बताया। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाती है? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में लिखें। यानी वहाँ जो है भाषा के आधार पर क्या किया गया, फ्रेंच बोलने पर रोक जो लगाई गई उसको सही बताया गया। तो क्या आप इसे सही मानते हैं? ध्यान दे रहा है कि स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगाना बेल्जियम की सत्ता के साझेदारी की मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि बेल्जियम में जो व्यवस्था अपनाई गई उसमें सभी भाषा के लोगों को समान अधिकार दिए गए थे। यानी भाषा के आधार पर बेल्जियम में जो है लोगों को दिया गया था कि वे अपने अनुसार जो है अपनी संस्कृति को मान सकते हैं और उसके अनुसार ही आचरण कर सकते हैं या उसके अनुसार जो है अपनी भाषा को अपना सकते हैं। तो ये बेल्जियम में जो सत्ता की साझेदारी हुई थी उसके खिलाफ था, यानी जो टीचर ने किया वो गलत किया। तीसरा उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए उदाहरण को गौर से पढ़ें और उनमें से सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपरक कारण है उनमें से किसी एक का चुनाव करें। यानी यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इसमें से कौन सा युक्तिपरक कारण है इसका चुनाव करना है। जैसे कह रहा है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है। सत्ता की साझेदारी जो है विभिन्न पक्षों के बीच जो है समुदाय जो है उसमें जो टकराव होते हैं उसको वो क्या कम करता है जी? तो ये कम करता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पक्षपात का अंदेशा कम करता है। पक्षपात यानी एक पक्ष के लोगों की बातों को ज़्यादातर तरजीह देना। तो ये सत्ता की साझेदारी हो जाने से ये भी जो है गलत साबित होता है। यानी पक्षपात का जो अंदेशा होता है वो बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि कम हो जाता है। तीसरा है निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है, यानी कोई भी निर्णय होता है उसको करने नहीं देता है। तो ये कुछ हद तक जायज़ है, लेकिन इसको हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट का है कि विविधताओं को अपने में समेट लेती है। तो निश्चित तौर पर जो विविधता है, भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, उनको ये समेटने की कोशिश करता है। अंगा है अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ावा देता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, तो ये सही है, लोग जो है सत्ता में भागीदार बनते हैं। और नेक्स्ट है कि देश की एकता को कमज़ोर करती है, तो ये गलत है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाता है क, ख और उसके बाद घ और च। तो यहाँ आप देख सकते हैं क, ख, ग, घ, च इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो थी हमें देखने को मिल गई। नेक्स्ट कह रहा है 7 नंबर कि बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता के साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। यहाँ बयान दिए गए हैं, आइए इन बयानों को पढ़ते हैं और उसके बाद जो है हम देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। दूसरा कह रहा है ख कि सरकार की नीतियों ने सिंहली भाषी समुदाय बहुसंख्यकों का
प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। ग कह रहा है कि अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता के संघीय ढांचे पर बांटने का प्रयास और मांग की। और घ कह रहा है कि बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लगाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। अब कह रहा है कि ऊपर दिए गए बयानों में से कौन सही है। तो इसमें कौन कथन सही है, तो इसमें हमारा जो है ख, ग और घ कथन जो है वो सही है। तो यानी ख, ग और घ, तो इसमें जो है 3 जो है सही आंसर है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। कह रहा है महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और अपने संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की ज़रूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में होना चाहिए। भ्रष्टाचार कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने के एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं को उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। यहाँ कहा जा रहा है कि पंचायतों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिया जाए और इससे होगा ये कि आम जन की जो ज़रूरतें हैं वो सही तरीके से आएगी सरकार के सामने। और उसके बाद जो इन बिचौलिए जो हैं, बीच के जो लोग हैं जो सरकार को जो है गलत सूचनाएं देते हैं या जो सरकार के द्वारा योजनाएं आती है उसको सही तरीके से लागू करने के बदले जो है उसमें घूसखोरी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, तो ये सभी चीज़ें कम हो जाएगी। और इस तरीके से जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इसके द्वारा यह बतलाने की कोशिश की है कि पंचायतों स्तर पर सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। चूँकि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को भली भांति जानते हैं, ऐसे में वे समय योजना बनाकर उन समस्याओं का शीघ्र समाधान कर लेंगे। सम्मान हो गया, इसको समाधान कर लीजिएगा। इससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों का खात्मा किया जा सकेगा, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। निश्चित तौर पर अगर हम जो है अपनी आवश्यकताओं को सही तरीके से जानते हैं, इसलिए हम अपनी योजना बनाएंगे और योजना बना करके जो उस योजना पर काम करेंगे और तुरंत ही समस्या का समाधान कर लेंगे। और इससे जो बिचौलिए लोग हैं वो जो है दूर हो जाएंगे और इससे हमारा जो है समय बचेगा, पैसा बचेगा। नेक्स्ट है 6 नंबर की, सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। जैसे सत्ता की साझेदारी यहाँ दी गई है, इसमें दिया है कि सूची 1 जो है सत्ता के बंटवारे के स्वरूप और सूची 2 है शासन के स्वरूप, मेल कराइए नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही जवाब दे। तो ये हमारा 8 नंबर है और ये हमारा जो है 7 नंबर का सही हो गया। सत्ता की साझेदारी 6 नंबर का हो जाएगा। तो आइए अब इसको हम मिलान करते हैं। जैसे करें सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकारों का वितरण हो गया। दूसरा है कि विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा, यानी विभिन्न स्तर, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ अंग है और यहाँ स्तर है। तो ये हो जाएगा संघीय सरकार में होता है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। नेक्स्ट है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो इस तरह की साझेदारी जो होती है बेल्जियम में हुई थी, जैसे सामुदायिक सरकार का वहाँ गठन किया गया था। और नेक्स्ट है कि 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो इस तरह से कि साझेदारी जो होती है उसको गठबंधन की साझेदारी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्रम हो जाएगा क, घ, ग और घ। तो इस तरीके से हम जो है इस आंसर को लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट है कि सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। जैसे अ कोड है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, और ब है इसमें सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है। इन बयानों में कौन सही और कौन गलत है, तो इन बयानों में दोनों सही है, अ और ब दोनों सही है। तो इस तरीके से हमने आज पहला जो है कंप्लीट कर लिया। मैं आपको इसका PDF का जो पासवर्ड है वो बता दूं। इसका पासवर्ड है ज्ञानगंगा 1। तो आप इसके डाल करके जो है आप PDF को ओपन कर सकते हैं और आसानी से अपनी बुक में नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं इस पूरे चैप्टर को। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल जवाब के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहें। धन्यवाद।